आइए जल, जल के बारे में कुछ पढ़ें। ठीक है, जल मतलब H2O। जल भी किस चीज से बना है? चलिए लिखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन देखिए, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से अभिक्रिया कर जल के अणु का निर्माण करती है। जल के अणु का निर्माण करती है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसे सर्व विलायक भी कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसे सर्व विलायक भी कहते हैं। इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। लिख लिए। वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे शुद्ध जल होता है, मतलब नेचुरली जो सबसे शुद्ध होता है। ठीक, वैसे तो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं तो सबसे शुद्ध होता है, लेकिन वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे शुद्ध जल होता है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक चीजों को घोलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो पूछना भूल गए, यदि आपसे देखें कि बहुत सारा पदार्थ है जो तरल अवस्था में है, नहीं, उन सभी में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का होता है। ठीक है, और जितने भी तरल पदार्थ हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या वजह हो सकता है कि अन्य तरल पदार्थ, जैसे आप दूध ले लीजिए, हाँ, तो दूध का बॉइलिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है। कभी सोचे? नहीं, जरूरत क्या है, तो पूछता भी नहीं है। कहाँ पूछा है? कहीं नहीं पूछा है। चलिए देखिए, क्या हुआ, देंगे जवाब? अच्छा, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? लिखिए, इसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि यह स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। हाइड्रोजन भी स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन ही होता है। इसका पीएच मान, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू होता है 7। तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा? तो उदासीन होगा। ठीक है, इसका कोई रंग नहीं, इसमें कोई गंध नहीं, और देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम इसलिए होता है कि हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बाउंडेशन के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण
बहुत सारे जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं। अब जैसे जैसे हीट करेंगे ना तो वो ब्रेक होगा। ठीक है, वो जो अणु आपस में जुड़ा हुआ है उनके बीच जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ना, तो उसको कमजोर कौन करता है? टेम्परेचर कर देता है। जब जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं तो वो फोर्स क्या होगा? घटेगा। पढ़ाए थे ना पहले, वो फोर्स घटेगा। तो जब वो फोर्स घटेगा तो फिर वो गैसियस स्टेट में तब्दील होने लगता है धीरे धीरे। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण बहुत सारे जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं और उनको तोड़ने के लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तरल पदार्थ में सर्वाधिक। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? तो देखिए दोनों होता है। जब शुद्ध जल हो, है ना, तो वो विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, और जब अशुद्ध जल हो तो वो विद्युत का सुचालक होगा। जैसे पानी को आप एकदम साफ पानी को एक बीकर में ले लीजिए और उसमें कोई किसी वायर को डाल दीजिए जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा हो, और आप उंगली डालेंगे तो करंट आपको नहीं लगेगा। लेकिन उसमें आप कुछ नमक मिला दें या कुछ भी अशुद्ध पदार्थ मिला दें तो आप देखेंगे कि आपको उसमें करंट लगेगा। ठीक है, करंट लगेगा। तो लिखिए, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा, ये सबसे पहले कौन बताया था कि जल तत्व नहीं है, जल एक यौगिक है? मतलब पानी जो है वो क्या है? यौगिक है। यौगिक किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हो तो हम उसको यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? तो गैस है। ऑक्सीजन क्या है? तो गैस है। और निश्चित तत्व क्या है कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक एटम्स को जब लिए तो क्या बना? वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, H2O, जल का एक अणु का निर्माण करेगा। लेकिन यदि हम इसको हाइड्रोजन में इसका 3 ले लें, है ना, या इसी का 2 ले लें तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसका एक निश्चित अनुपात में ही वो जब अभिक्रिया करेगा तभी जल का निर्माण वो कर पाएगा। तो जल एक यौगिक है। जल क्या है? हाँ, याद रखेंगे। और ये बताया कौन कि जल एक यौगिक है? सवाल मेरा ये था, ये बताया एंटोनी वॉन लेवाशिए या लेवोजियर, उसी का नाम है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो चलिए, जल एक यौगिक है, लिखें, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। जल तत्व नहीं, यौगिक है, यह लेवोजियर ने बताया। लेवोजियर ने बताया। अच्छा, ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जल में अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका हिमांक बिंदु, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? घट जाएगा। ये सब पढ़ाए हुए हैं, लिखे हैं ना। हाँ, तो उन सब का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, जल की शुद्धिकरण के लिए जल की शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, जल की धारा, या ऐसे लिखिए, जल धारा की प्रवाह को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। जल धारा की प्रवाह को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अक्सर जो आप पानी पीते हैं उस पानी में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको रोग
मतलब रोग कारक होते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। हो गया, बात कर लिया आप लोग। देखिए ये वो क्लास नहीं है जहां पर आप सीटी और ताली बजाना सीखते हैं। बहुत सारा क्लास, मतलब एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा था तो उसके पिताजी पूछे कि बताओ आज के क्लास में तुम क्या सीखे, तो बच्चा सीटी बजाने लगा जोर जोर से और ताली बजाने लगा। बोला ये क्या हुआ, बोले नहीं आज के क्लास में हम यही सीखे हैं, सीटी और ताली बजाना। तो ये वो क्लास नहीं है। देखिए जल में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिस मिनरल्स की वजह से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और सवाल यहाँ से पूछा है, आप यदि प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो उसमें एक सवाल पूछा था कि कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग इटाई 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 इटाई। तो पानी में क्या होता है कि कैडमियम भी पाया जाता है, आर्सेनिक भी पाया जाता है और पारा भी Hg ये पाया जाता है। तो यदि कैडमियम युक्त जल का प्रयोग करते हैं तब तो इटाई इटाई नामक बीमारी हो जाता है, ये जानना चाहिए। अब इसी तरह से आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग करते हैं तो कौन सा बीमारी है ना, और पारा युक्त जल पीते हैं तो कौन सा बीमारी। तो लिखिए कैडमियम की अधिकता वाले जल के सेवन से, कैडमियम की अधिकता वाले जल के सेवन से कैडमियम की अधिकता वाले जल के सेवन से इटाई इटाई नामक रोग होता है, इटाई इटाई नामक रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता वाले जल की सेवन से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। एकदम ये याद रखिएगा, आर्सेनिक की अधिकता वाले जल के सेवन से ब्लैक फुट नामक रोग होता है, और पारा की अधिकता वाले जल के सेवन से मिनीमाटा रोग होता है। अब ये सेक्शन केमिस्ट्री का और ये सेक्शन आता है बायोलॉजी में, डिजीज एंड कॉजेस। फिर भी आपको बताते हैं कि इटाई इटाई क्या होता है, क्योंकि इस सब में मेरा ज़्यादा दिलचस्पी रहता है। तो जान लीजिए कि इटाई इटाई रोग। देखिए इटाई इटाई रोग में क्या होता है, जो आपका बैकबोन्स होता है यानी रीढ़ की हड्डी और जॉइंट, इसमें बहुत तेज दर्द होता है। बैकबोन्स और जॉइंट में बहुत तेज पेन होता है इटाई इटाई रोग की वजह से। ये जो ब्लैक फुट डिजीज है, ठीक है, अक्सर आप देखेंगे कि भाई एथलीट फुट डिजीज पूछा है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में कि किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से एथलीट फुट होता है। मुंह पका खुर पका, है ना, ये भी पूछ लेता है कि जानवर में होने वाला ये बीमारी किसकी वजह से होता है। अब देख लीजिए ब्लैक फुट डिजीज क्या है, इटाई इटाई तो समझ गए, रीढ़ की हड्डी में दर्द और जॉइंट में होगा तेज पेन, यानी बहुत ज्यादा पेन होगा आपको। और जो ब्लैक फुट होता है, इस ब्लैक फुट ये किसकी वजह से होता है, ब्लैक फुट आर्सेनिक की वजह से। और ब्लैक फुट की वजह से जो आपका लोअर ब्लड वेसल्स है ना, वो डैमेज हो जाता है। लोअर ब्लड वेसल्स यानी शरीर के निचले अंग का जो रक्त नलिकाएं हैं जिससे होकर के रक्त प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यानी उसको हम नस बोलते हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब हुआ वेन, जिसके थ्रू, वेन में क्या बस वही तो है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक होता है आर्टरी जो प्योर ब्लड कैरी करता है, और दूसरा होता है वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो ब्लैक फुट की वजह से निचले अंग का जो ब्लड वेसल्स है, रक्त नलिकाएं हिंदी में, है ना, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। और फिर क्या होगा, जब वो ब्लड वेसल्स डैमेज होता है तो उसमें पस भर आता है। बहुत को आप देखते होंगे कि इसी तरह से पैर होगा पूरा काला हो गया होगा, पस वस निकल रहा है, गाड़ी पे लेके वो अपना भिक्षावृत्ति जो है का कार्य करता रहता है, मीन्स कि वो ब्लैक फुट डिजीज से ग्रसित है। इसी तरह से पारा मिनीमाटा, ये क्या होता है, देखिए कई बार आपसे पूछेगा कि ये जैसे डिजीज
में क्या पूछता है, बायोलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और बायोलॉजी भी हम ही पढ़ाएंगे, तो यही वजह है कि जानते हैं इन चीजों को। जो मिनीमाटा है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब भी होता है तो आप पागलपन के शिकार होते हैं। लेकिन मिनीमाटा बहुत ही घातक बीमारी है, ये केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये केवल पागल होकर रह जाएंगे सोई नहीं है, ये आपके वृक्क यानी किडनी को प्रभावित करता है, और ये बहुत जल्दी व्यक्ति को मौत का नींद सुला देता है मिनीमाटा। जैसे कई बार आप देखते हैं कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको होगा जिसको भूत दिखता है, बोलेगा वहां कोई खड़ा है, नहीं, ये साइकोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं इन चीज़ों को, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। तो डिजीज एंड कॉजेज में देखिए क्या है कि हर चीज को लोग अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे किसी तांत्रिक के पास जाइएगा तो बोलेगा भूत है इसलिए उसको दिखता है, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाइएगा तो वो उसको एक साइकोलॉजिकल डिजीज का नाम देगा। और कई बार क्या होता है कि आप मतलब कहीं भी ठीक हो जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास भी ठीक हो सकते हैं, तांत्रिक के पास भी ठीक हो सकते हैं। आप वहां ठीक हो जाएंगे जहां आपके अचेतन मन में जो कुछ बैठ गया है उसको जो दूर करने में सफल हो गया, वहां आप ठीक हो जाते हैं। तो मिनीमाटा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पागलपन होता है और धीरे धीरे आपके जो शारीरिक सक्रियता है वो कम होने लगती है, और ये धीरे धीरे करके आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शन को कम करता है, और विशेष रूप से जो किडनी का फंक्शन होता है उसको ये प्रभावित करता है और किडनी को डैमेज करता है, ठीक है। तो इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है, तो कैडमियम की वजह से। ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से। मिनीमाटा रोग किसकी वजह से होता है, पारा की वजह से। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपसे पूछे जाएंगे, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो ये तीन बहुत ही मतलब पूछे जाने वाले तथ्य हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल में हम लोग भारी जल के बारे में जानते हैं, क्या होता है, हैवी वाटर। फिर जल शुद्धिकरण भी, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी देखेंगे कैसे होता है। देखिए जब आप इसको हम आए कि भाई हाइड्रोजन एंड वाटर है, तो आपको वाटर के बारे में क्या, आपको तो पता ही है कि H2O इसका रासायनिक सूत्र है, जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये नहीं हमको जानना है, हमको पता है कि ये आप जानते हैं क्योंकि ये तो हम पढ़ते हैं। जैसे आपसे खारे पानी को शुद्ध किस विधि से किया जाता है, लीजिए क्वेश्चन यहाँ से आया, आप फंस गए, है ना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इट्स मेथड्स, इसको देखेंगे हम लोग। उससे पहले देखें जरा भारी जल। भारी जल लिखिए, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम ऑक्साइड को और ब्रैकेट में लिखेंगे D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। लिखिए साधारण जल के जल के 6000 भागों में 6000 भागों में एक भारी जल होता है, एक भारी जल होता है। साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल का होता है, एक भाग भारी जल होता है। देखिए भारी जल का द्रवनांक, द्रवनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। भारी जल का द्रवनांक कॉमा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, एवं भारी जल का द्रवनांक क्वथनांक घनत्व, एवं हटा के पहले लिखिए घनत्व, सयांता विस्कोसिटी, सयांता
क्या लिखे? तथा अनुभार साधारण जल से अधिक होता है। तथा अनुभार साधारण जल से अधिक होता है। देखिए, यदि पूछा कि भारी जल और साधारण जल के रासायनिक गुण में क्या अंतर है, तो क्या बताएंगे? दोनों का रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है, दोनों का लिखिए, भारी जल और साधारण जल का रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण समान होता है, किंतु भारी जल का रासायनिक अभिक्रिया की दर साधारण जल से कम होता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर साधारण जल से कम होता है। यानी जो साधारण जल है, साधारण जल जो हम लोग पीने, पेयजल है ना, जिसका पीने में हम लोग उपयोग करते हैं, वो जल्दी रिएक्ट करेगा किसी चीज के साथ, वनस्पति हैवी वाटर के। ठीक है, भारी जल रिएक्शन क्या करेगा? लेट से करेगा। और जो साधारण जल है, जो नॉर्मल वाटर है, वो क्या करेगा? उसका जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा है हैवी वाटर से। ठीक है, लेकिन दोनों का रासायनिक गुण पूछेगा तो रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर भिन्न होता है। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होता है, और हैवी वाटर का क्या होता है? कम होता है। तो ये चीज, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। साधारण जल के 6000 भाग में से 1 भाग किसका होता है? भारी जल का होता है, हैवी वाटर का होता है। ठीक है, लिखिए, भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। अच्छा, मंदक के रूप में ये करता क्या है? हैवी वाटर, हाँ, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ठीक है, अब जरा देखें, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, मृदु जल। लिखिए, ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता हो, आसानी से झाग बनाता हो। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अच्छा, सॉफ्ट वाटर क्यों होता है? तो लिखिए, इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण नहीं पाए जाते हैं। घुलनशील लवण नहीं पाए जाते हैं, काट दिए, नहीं है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण नहीं पाए जाते हैं। अभी मत ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। तो बस सीधा याद रखना है कि सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट है, ये कैसे पहचानेंगे? तो साबुन और डिटर्जेंट के साथ वो आसानी से झाग बनाएगा। और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक है, नहीं उपस्थित होते हैं। तो बस ये हो गया।